मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो लगा हुआ नाटक है, उनमें से 2 नाटक हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। पहला नाटक अंधेर नगरी और दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। यह नाटक दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के थे। अब अगला जो हम लोग नाटक पढ़ने वाले हैं, वह जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक 3 नाटक उनके लगे हुए हैं। 3 नाटक में से पहला जो नाटक है, वह नाटक है चंद्रगुप्त। पहला कौन-सा नाटक है? चंद्रगुप्त पहला नाटक है। दूसरा नाटक जो है वो ध्रुव स्वामिनी है और तीसरा जो नाटक है वो स्कंदगुप्त है। तो यह जयशंकर प्रसाद के 3 महत्वपूर्ण नाटक हमारे इकाई 8 में लगे हुए हैं। और इन सब नाटकों को पढ़ने से सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के विषय में थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्लास प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग को जैसे पता होगा कि आज हम लोग जयशंकर प्रसाद, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग चाहें तो इस पे हाय लिख करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों है। टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ समय-समय पे क्यूज़ दिन में 2 बार की जाती है। सुबह शाम को 3 बजे 3 पीएम और एक क्यूज़ 8 पीएम रात को होती है। और यह टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ क्यूज़ किया जाता है। मिक्स क्यूज़ भी परीक्षा दृष्टिकोण से किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। जयशंकर प्रसाद का हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे वो इनका जीवन परिचय देखेंगे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 30 जनवरी 1889 में गुरुवार के दिन बनारस के गोवर्धन सराय मोहल्ले में समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था इनका जन्म? वैश्य परिवार में हुआ था। अगला बिंदु है प्रसाद जी मूलतः कान्यकुब्ज थे। यह क्या थे? कान्यकुब्ज थे। कन्नौज में ये रहते थे। ये कहाँ रहते थे? कन्नौज में। बाद में ये गाजीपुर कहाँ आपका पड़ता? वो यूपी में पड़ता। बनारस बाद मऊ के बाद आपको गाजीपुर देखने मिलेगा। बाद में गाजीपुर जिले के सैदपुर कस्बे में आकर रहने लगे। तो पूछा जाएगा ये पहले कहाँ के निवासी थे? इनके पूर्वज कन्नौज के थे। बाद में ये कहाँ? गाजीपुर में आके बस गए थे। कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे, इनके जो दादा या परदादा हुआ करते थे, वो चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। चीनी के क्या थे? एक वैश्य परिवार थे। वैश्य परिवार के यानी बिजनेसमैन परिवार से थे और यह एक चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके जो दादा थे, कहा जाता है इनके दादाजी के विषय में कि अंग्रेजों से इनकी बहुत ज़्यादा वफादारी बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये व्यापार करते थे और व्यापारियों लोगों का सबसे बहुत अच्छा संबंध रहता। कहा जाता है एक बार की घटना यह है कि इनके जो दादाजी थे वो चीनी का व्यापार करते थे और चीनी व्यापार करने के कारण एक बार चीनी यह ले जा रहे थे और किसी कारणवश इनके चीनी की जो बोरियां थी वो समुद्र में फेंक दिया गया। इसके कारण इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ था, जिसके कारण इनके जो दादाजी थे वो चीनी का व्यापार छोड़ दिए थे। आगे है प्रसाद जी के पूर्वज मूलतः कानीकुब्ज थे, कन्नौज में रहते थे। गाजीपुर जिले के सैदपुर में बाद में आकर रहने लगे। ये हो गया। प्रसाद जी के पितामह अर्थात इनके जो दादाजी थे उनका नाम क्या था? शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू। जब इनके चीनी का व्यापार जब इन्होंने छोड़ दिया, बाद में सुरती, बिहार में इसको खैनी कहा जाता है। खैनी और चूना जो रगड़ के लोग खाते हैं। बाद में इनके जो थे दादाजी थे वो सुरती के व्यापार करने लगे। वो और सुरती के व्यापार में इनको इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली कि इनके पूरे परिवार बनारस में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से इनका पूरा परिवार प्रसिद्ध हो गया बनारस में? सुंघनी साहू के नाम से। इनके जो दादाजी थे शिवरत्न साहू के 6 पुत्र थे। यानी कि इनके दादाजी के कुल कितने पुत्र थे? 6 पुत्र। 6 पुत्रों में से तीसरे पुत्र जो थे देवी प्रसाद साहू, जो इन्हीं के पुत्र थे जयशंकर प्रसाद। यानी यहाँ एक और बिंदु यहाँ निकल के आता है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? तो तीसरे नंबर के इनके पिताजी थे, तीसरे नंबर पे देवी प्रसाद साहू उनका नाम था। और इनके दादाजी का क्या नाम था? शिवरत्न साहू, जिनके कुल कितने? 6 पुत्र थे। अगला बिंदु है कि
इनके जो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जो पूरा परिवार था शिवोपासक था, अर्थात वो शिव के उपासक थे, यानी शिव की आराधना किया करते थे। जैसे आप लोग को पता होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जो 12 ज्योतिर्लिंग होता है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपको बनारस में भी पड़ता है। एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, वो बनारस में भी, और दूसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ है, वो देवघर में पड़ता है। तो यानी कि शिव के वो बहुत बड़े उपासक थे, वहाँ शिव की बहुत बड़ी मंदिर है बनारस में। अगला बिंदु, इनके माता पिता प्रसाद के जन्म को लेकर के, यानी इनके माता पिता जो इनके थे देवी प्रसाद साहू, और इनकी माता थी वो जयशंकर प्रसाद का जन्म बहुत कश्मोकश की जिंदगी में हुआ। कहा जाता है कि इनके पिता को कोई संतान नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो इन्होंने बहुत जगह मन्नत मांगे थे। एक बार जो कहा जाता है कि ये जो आपका झारखंड में पड़ता है बैद्यनाथ मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से वो प्रसिद्ध है, वहाँ यह गए हुए थे, और गए हुए तो वहाँ से मन्नत मांगे थे, जिसके वजह से इनका जन्म हुआ था। यही कारण थी कि इनका नाम वहीं से झारखंडी पड़ा। तो क्या क्या इनके माता पिता प्रसाद जी के जन्म को लेकर झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर से लेकर उज्जैनी के महाकाल, आपका शायद यूपी में पड़ता उज्जैन, जहाँ महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां तक इनकी आराधना की थी। इसी कारण प्रसाद जी का बचपन का नाम झारखंडी था। एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा आप लोग देखिएगा कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो झारखंडी था। यहाँ पूछ दिया जाएगा प्रश्न कि किसके बचपन का नाम झारखंडी होगा, झारखंडी है, तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी है। देखिए हमने इसको इसलिए अलग से लाल पेन से लिख दिया, यह नाम आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, और यह विकल्प में अक्सर पूछ दिया जाता है। बाद में इनका जयशंकर प्रसाद नामकरण झारखंड वैद्यनाथ मंदिर में ही हुआ, झारखंड के वैद्यनाथ के मंदिर में ही हुआ। घर में लोग इन्हें खंडे खंडे राव कहते थे, खांडे राव, यानी कि इनको घर में क्या नाम पुकारा जाता था, खांडे राव। तो यह एक चीज यह भी यहाँ महत्वपूर्ण है, इनके घर में क्या नाम पुकारा जाता था, खांडे राव नाम से बुलाया जाता है। अगला है बिंदु, प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई, घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज, इस क्वींस कॉलेज का जो नाम है, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पढ़ चुके हैं बनारस के, जो थे जिनकी हम 2 रचना अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा हमारी सिलेबस पाठ्यक्रम में लगी, जिसे हम पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में। तो यह क्वींस कॉलेज में कौन पढ़े थे, जयशंकर प्रसाद भी पढ़े थे। मैं दाखिल हुए दाखिला के लिए कुछ ही समय वो छोड़ दिए। जयशंकर प्रसाद क्या, वो यहाँ दाखिला तो लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिए थे। अगला बिंदु, परिवार को लेकर जयशंकर प्रसाद के जीवन में काफी ट्रेजेडी हुई, यानी कि बहुत सारे की घटनाएं उथल पुथल इनकी जिंदगी में हुई। 12 वर्ष की उम्र में पिता, 15 वर्ष की उम्र में माता, और 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई शंभू रत्न का देहावसान होने से ये पूरी तरह टूट गए थे। यानी कि जयशंकर प्रसाद के जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। पहले उसके पिता गुजर गए मात्र 12 वर्ष में, 15 वर्ष यानी कुल 3 वर्ष के बाद इनके जो है माता भी गुजर गई, और उसके कुल 2 वर्षों के बाद यानी कुल 17 वर्षों के बाद इनके बड़े भाई शंभू रत्न भी एक्सपायर कर गए। तो कहा जाता है कि इनके परिवार को ना क्षय रोग, जिसे आप टीबी बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है, इनके जो जयशंकर परिवार में टीबी रोग की बीमारी के कारण किसी न किसी कारणवश इनके पूरे परिवार में मृत्यु होती रही है। बाद में यह बीमारी उसकी पत्नी में भी आ गया था। अब आगे की बिंदु क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियां की थी। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी शादियां की थी, 3 शादियां की थी। प्रथम विवाह उन्होंने 1908 ईस्वी में स्वयं किया था, यानी प्रथम विवाह उन्होंने कब किया था, 1908 ईस्वी में। कारण उनके परिवार का एक भी पुरुष जीवित नहीं। क्या कारण था, कारण यह था कि उनके परिवार में उनके पिताजी भी एक्सपायर कर गए, देहावसान हो गया उनके पिताजी, उनके बड़े भाई का भी। तो उनके परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं बचे थे, जिसके कारण वह क्या हुए थे, उन्होंने विवाह किया ताकि संतान के रूप में कोई पुरुष घर में आए। अगला है, पहली पत्नी क्षय रोग के कारण शीघ्र ही मर गई, यानी जयशंकर प्रसाद की जो सबसे पहली पत्नी थी वह टीबी रोग जिसको कहते हैं, जिसको क्षय रोग कहा जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी शादी, पहली शादी इसने कब की थी, 1908 ईस्वी में। दूसरी शादी कब की इन्होंने, 1916 ईस्वी में, यानी कुल 8 वर्षों के बाद। किंतु दूसरी पत्नी
पत्नी भी पहली पत्नी के कपड़े आदि के संसर्ग से क्षय रोग से ग्रसित हो और स्वर्गवासी हो गए। क्या हुआ, जब पहली पत्नी को टीबी रोग हो गया था तो इनका ख्याल रखते हुए जयशंकर प्रसाद ने दूसरी विवाह की ताकि वह पहली पत्नी का जो उसका देखभाल कर सके। जब उसकी दूसरी पत्नी इसकी देखभाल कर रही थी पहली पत्नी का, तो क्या हुआ, इसी कारण उनको भी यह संक्रामक रोग होता है, एक दूसरे से जुड़ने से फैलता, ऑप्शन चेन की तरह। तो इनकी दूसरी पत्नी को भी टीबी रोग पकड़ लिया, जिसके कारण दूसरी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब इन्होंने तीसरी शादी कब की, तो 1918 ईस्वी में, यानी कुल 2 वर्षों के बाद। पहली इनकी शादी 1908 ईस्वी में हुई, दूसरी शादी 1916 ईस्वी में हुई और तीसरी शादी इन्होंने 1918 ईस्वी में की। इस पत्नी से ही एकमात्र पुत्र रत्न शंकर हुए, यानी कि जयशंकर प्रसाद के जो एक पुत्र हैं वो एक बहुत बड़े साहित्यकार बाद में बन के उभरे, जिनका नाम पुत्र रत्न शंकर था। तो उनका यानी जयशंकर प्रसाद का मात्र एक पुत्र कौन है, रत्न जयशंकर हुए। जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने बचपन के गुरु मोहनलाल गुप्त, जिसका उपनाम रसमय सिद्ध था, को ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर दिखाए थे। इसमें प्रसाद ने अपना नाम कलाधार लिख दिया। यानी कि जयशंकर प्रसाद जो अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में करते थे वह किस उपनाम से करते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो है वह कलाधार के नाम से कहते हैं। यह नाम आप लोग इसलिए याद रखिएगा, आगे चल के यह रचनाएं जो आपको कई मिलेंगी जो पहले वो कलाधार के नाम से करते थे। यह ब्रज भाषा में जो लिखी हुई है, जितनी भी आप रचना पाएंगे इनकी, वह कलाधार के नाम से ही पाएंगे, इसी उपनाम से वह रचनाएं करती थे। अब अगला बिंदु क्या है कि प्रसाद जी ने अपने रचनाओं की शुरुआत पहले ब्रज भाषा में की। यानी जयशंकर प्रसाद जो अपनी पहले जो रचनाएं किया करते थे वो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में किया करते थे। ब्रज भाषा में की बाद में खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए। पहले इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, लेकिन वक्त समय जब गुजरा तो इन्हें लगा कि मुझे अब खड़ी बोली में करनी चाहिए, तो बाद में यह खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ फिर आता है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभों में से पहला स्तंभ, 4 स्तंभों में से कौन कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद। यह जो है 4 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ कौन है, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। इनको छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ दिया जाएगा कि चारों स्तंभों में से किसे छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है, तो वह जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रसाद जी की साहित्य यात्रा 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका से हुई। यानी कब इनकी पहली रचना जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब 1909 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे, अंबिका प्रसाद गुप्त, जो इनके ही अपने भांजे थे। यानी मामा भांजा का जयशंकर प्रसाद और अंबिका प्रसाद गुप्त के बीच में रिश्ते थे। अब देखिए, वैसे जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक, यह बिंदु याद रखिएगा। सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका कलाधार उपनाम से छपी थी। तो हो सकता है कि इनकी जो पहली रचना है, हमने आपको कहा था ये कलाधार नाम याद रखिएगा, आपको बहुत जगह आएगा। कलाधार जो रचनाएं करते थे वह ब्रज भाषा में अक्सर किया करते थे। सावन पंचक हो सकता है कि यह ब्रज भाषा में हो, जो इसकी प्रथम कविता कहलाती है। 1906 ईस्वी में यह कविता प्रकाशित हुई थी, कब, भारतेंदु पत्रिका में। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना प्रथम प्रभात, जो सन 1928 में प्रकाशित हुई, जो झरना काव्य संग्रह में संकलित है। इनका जो एक काव्य संग्रह है वो झरना काव्य संग्रह, जिसमें इनकी प्रथम छायावादी रचना प्रथम प्रभात 1918 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकार यानी पुस्तक के आकार का, प्रसाद जी की प्रथम जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तक के आकार की रचनाएं हुई वह उर्वशी चंपू काव्य में है, जो 1909 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब चंपू काव्य क्या है, एक बात आप समझिए, चंपू काव्य क्या है, जब 2 भाषाओं का या 2 शैलियों का मिश्रण होता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं।
तो आप लोग डिंगल और पिंगल, यानी कि डिंगल की अपनी विशेषताएं, पिंगल की अपनी विशेषताएं। डिंगल में भी दो भाषाओं का मिश्रण होता है और पिंगल में भी दो भाषाएं होती है। तो डिंगल और पिंगल जहां दोनों शैलियों की रचनाएं आपको मिल जाए तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी रचना है वो किस काव्य शैली में है? चंपू काव्य शैली में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 इसमें प्रकाशित हुआ, कौन सी पत्रिका में? तो इंदु पत्रिका में। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रसाद जी का करुणालय, यह नाटक कई बार पूछा गया इसके नाटक के विषय में। तो प्रसाद जी की करुणालय नाटक जो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? करुणालय है। वह किसकी रचना करुणालय है? जयशंकर प्रसाद की रचना। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। देखिएगा, पहले हमने जो कहा कि वो पहले जो रचनाएं करते थे वो ब्रज भाषा में कलाधार उपनाम से करते थे। बाद में जो इनकी रचनाएं आने लगी वो खड़ी बोली में आने लगी। खड़ी बोली में जो रचना है वो प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम। अब प्रथम गीति नाट्य इनका कौन सा है? तो यह करुणालय है। अगला है बिंदु, सन 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित खोलो द्वार इनका प्रथम छायावादी कविता है। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रथम छायावादी कविता, प्रथम कविता अलग है, प्रथम छायावादी कविता अलग है। तो यह सब जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह 1914 ईस्वी में इंदु पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी खोलो द्वार इनके प्रथम छायावादी कविता है, प्रथम छायावादी कविता है। अगली जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु है वह हम लोग देखेंगे। प्रसाद जी की रचना झरना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। छायावाद का वास्तविक आरंभ कब माना जाता है? तो प्रसाद की जो रचना झरना वहां से माना जाता है। इसलिए नंद दुलारी वाजपेयी ने झरना को छायावादी का प्रथम प्रयोगशाला कहा। तो पूछ दिया जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी ने झरना किस रचना, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा है? तो आप लोग याद रखिएगा वह इसकी जो रचना है वह है कौन? तो झरना है। अगली जो बिंदु है, प्रसाद की रचना चित्राधार, प्रसाद की रचना चित्राधार इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। यानी कि जितनी भी वो ब्रज भाषा में कविताएं रचनाएं की थी, प्रकाशित की थी, वह कहाँ संकलित है? कुल वह चित्राधार में संकलित है। यानी कविता संग्रह कहाँ है? चित्राधार में है। प्रसाद जी ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में किया था। बाद में इसे खड़ी बोली अनुवाद सन 1914 ईस्वी में किया गया था। तो एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या मिल गया हम लोग को? महत्वपूर्ण बिंदु ये मिल गया कि इनकी जो प्रथम पथिक रचना जो है वो पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ब्रज भाषा में। कब? 1909 में। इसी का अनुवाद जो है वो खड़ी बोली में किया गया था। किस बोली में? खड़ी बोली में। कब? 1914 ईस्वी में। अगला है कि इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। कौन? डॉक्टर इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते। पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन से आलोचक छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानते। यह प्रश्न घुमा दिया जाएगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस समय याद रखेगा इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त की बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें याद रखने की बहुत जरूरी। यूनिट 2 आप जब पढ़ते हैं तो आप लोग वहां पूछते हैं कि किस किस कवि को हम लोग उनकी रचनाएं को याद रखें। तो जो सिलेबस में जैसे नाटक में जैसे 12-13 नाटक लगे हुए हैं जिसमें से 5-6 कवि या करीब 8 या 9 कवियों की रचना लगे हुए हैं नाटक। तो जैसे जयशंकर प्रसाद की 3 नाटक लगे हुए, तो जयशंकर प्रसाद की जितने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं वो चीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वहां से अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। इसके साथ आपका यूनिट 2 भी तैयार हो गया और साथ में आपका यूनिट 8 भी तैयार हो गया। अब जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसमें से पहला है मुक्तक काव्य संग्रह। हम लोग देखें जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी है। तो उनके जो मुक्तक काव्य संग्रह है वो चित्राधार है, वह 1906 में प्रकाशित हुई और दूसरी बार 1909 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है कानन कुसुम जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। पहला इसका जो झरना काव्य संग्रह 1918 में पहली बार यह प्रकाशित हुई जिसमें मात्र 25 कविताएं थी। बाद में इसे जो है 55 कविताएं कर दी गई। लहर जो इसकी रचना है 1933 में प्रकाशित हुई थी, इसमें 43 कविताएं हैं, संकलित हैं। आगे है कुछ प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जो इनके है
उसमें हम लोग देखेंगे प्रेमराज 1909 में प्रकाशित हुई थी। वन मिलन कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी। अयोध्या का उद्धार, यहाँ ये प्रश्न पूछा गया, अयोध्या का उद्धार 1910 में। सकोचवास भी पूछा गया 1910 इसमें। प्रेम पथिक, यहाँ से भी प्रश्न। प्रेम पथिक 1905 में, बाद में उसे 1913 में भी प्रकाशित किया गया था। वद्रुवाहन महाराणा का महत्व भी महत्वपूर्ण है। आंसू, यहाँ से भी हमारी कविताएं में भी ये आंसू जो कविता ये हमें लगी हुई है। लहर 1933 ये भी हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और कमायनी ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए। ये 3 रचनाएं जो है वह हमें कविताएं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसको आप लोग प्रकाशन वर्ष सहित याद करके रखिएगा। अगला है नाटक, हम लोग महत्वपूर्ण देखें तो सज्जन 1910 ईस्वी में। कल्याणी प्रणय 1912, कल्याणी प्रणय को ही बाद में कन्वर्ट करके चंद्रगुप्त नाम रखा गया था। तो आप लोग रखिएगा कल्याणी का परिवर्धित रूप कौन सा है? चंद्रगुप्त है। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। अब है अगला कौन है? करुणालय है 1912 ईस्वी में। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय नागयज्ञ। ये जितने नाटक है ये सब महत्वपूर्ण है, सब VVI है। आप लोग इसको सारा याद रखिएगा। कामना 1927, स्कंदगुप्त हम लोग को पढ़ना भी है 1928। एक घूट इनका एकांकी रचना 1930। और एक है चंद्रगुप्त 1931, ये चंद्रगुप्त ये 1931 ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। ध्रुव स्वामी 1933 ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अगला जो है इनकी कुछ उपन्यास महत्वपूर्ण है, जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इन लोग का प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे 29, 34, 40। कंकाल कब है? 1929। तितली कब है? 1934। इरावती कब है? 1940। अगर हम लोग नाटक में जितने कवि पढ़ेंगे और उनके संबंधित जितने भी रचनाएं लगी है, सभी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनकी सभी रचनाओं को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। इनका जो निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध 1939 में प्रकाशित हुई थी। अब इनका निबंध संग्रह ये था। अब निबंध इनका देखेंगे, प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सम्मेलन। अगला है चंपू कवि और कविता, रसास्वाद, हिंदी कविता का विकास, काव्य और कला रंगमंच, यथार्थ और छायावाद, रहस्यवाद कई बार पूछा गया है कि इनकी कविताएं हैं, तो यह जयशंकर माफ करिएगा निबंध किनका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अब इनकी कुछ कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह हम लोग देखेंगे। पहला है छाया सन 1912 ईस्वी में इसका प्रथम संग्रह प्रकाशित हुआ था। कब इनका प्रथम संग्रह है? छाया जो 1912 में प्रकाशित हुआ उसका प्रथम संग्रह है। प्रतिध्वनि यह कई बार पूछा गया 1926 में। आकाशदीप यह कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ 1928, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आंधी 1931 यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। इंद्रजाल 1936 यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रसाद जी का प्रथम कहानी ग्राम ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। का प्रकाशन 1910 में किस पत्रिका में हुई? यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 1910 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी का बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद था। तो यहाँ पूछ दिया जाएगा कि प्रेमचंद को जयशंकर प्रसाद की कौन सा कहानी बहुत ज्यादा पसंद था जो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित था? तो आप लोग याद रखिएगा महुआ, ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। अब जयशंकर प्रसाद के विषय में विद्वानों की क्या क्या राय है, इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे और देखेंगे, काफी जो महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। जयशंकर प्रसाद के पुत्र रत्न शंकर, इनके पुत्र मात्र एक पुत्र जो तीसरी विवाह जो हुई थी 1918 ईस्वी में, उनसे यह पुत्र जन्म लिए थे जिनका नाम रत्न शंकर था। उनका क्या विचार है इनके विषय में यह देखेंगे कि उनकी रचना जो करुणामयी साधना में कर्म वृत्ति का सामान्य और तात्विक प्रवाह था। इस प्रवाह का अवसर और आवश्यकता अनुसार व्यापार और साहित्य में विनियोग रहा। अब अगला बिंदु है शिवपूजन सहाय इनके विषय में क्या कहते हैं? वैदिक ऋचाएं और उपनिषदों के लच्छेदार वाक्य तो उन्हें कंठस्थ थे ही, संस्कृत महाकवियों ने किस शब्द का कहाँ किस अर्थ में कैसे चमत्कार पूर्ण प्रयोग किया है, इसको भी वे 100 उदाहरण उपस्थित करते चलते हैं।
चलते थे। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि उनके जितने वैदिक में जैसे शाखाएं होते हैं उसे ऋचाएं कहते हैं, यानी शाखा को इनका कहते हैं ऋचाएं कहते हैं। तो उनको जितने ऋचाएं उपनिषदों के लक्ष्यदार जितने थे सब कुछ इन्हें कंठस्थ थे। इसी की वजह से जब वो कोई रचनाएं करते थे तो उसी से वो 100 उदाहरण वेदों के दी हुई ऋचाओं से जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको लगता था 100 उदाहरण उनको कंपेयर करते थे, 100 उदाहरण उन्हीं का देते देते ये रचनाएं करते थे। शिव पूजन सहाय फिर अगला क्या कहते हैं, काष्टो काष्टोनिधियों काष्टोसनिधियों यानी काष्ट उपनिषदों उपनिषदों और जड़ी बूटियों के गुणों को बखानते समय वैद्यक वैद्यक ग्रंथों के श्लोक कहने लगते थे तो वैद्यराज ही प्रतीत होते थे। अगला है जयशंकर प्रसाद के ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं, जिसपे नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद के विषय एक महाशय ने कह दिया कि प्रसाद जी तो बाबा आदम जमाने के चरित्रों को अपने नाटकों में रखते हैं। बाबा आदम जमाने यानी कि पुराने पुराने जमाने के, जैसे चंद्रगुप्त नाटक क्या है वो 300 साढ़े 300 ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, उसको लेकर के यह नाटक लिखे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, बाबा आदम के जमाने के चरित्रों को अपने नाटकों में रखते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या है, यह एक मुहावरा है कि पुरानी चीजों को बार बार उखाड़ना, कि वो फलना कई 100 वर्षों कई हजार वर्षों के पूर्व ऐसे हुआ था, उसको यानी कि पुरानी चीजों को जिक्र करना, यानी गड़े मुर्दे को उखाड़ना। तो यहाँ कहा था गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। तो दूसरे महाशय नई भाषा में कहने लगे प्रसाद जी तो एस्केपिस्ट हैं, जीवन से भागते हैं। और एक तीसरे महाशय ने रहस्यवाद के नाम से ही इतना घबरा उठे कि प्रसाद जी का सारा रहस्यवाद उन्हें रूढ़िवाद जचने लगा। और एक चौथे महाशय कुछ इधर उधर की टोह लगाकर कहने लगे प्रसाद जी के साहित्य में मध्यकालीन विलास और खुमारी है, उन्हें मिलती है। बस समालोचनाओं का तांता इसी तरह बंध गया और लोग मनमानी हाँकने लगे। यह तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उनके विषय में कहते हैं कई विद्वान, जिसको नंद दुलारी वाजपेयी अपने शब्दों में रखें। अब हम लोग जो नाटक पढ़ना है वो चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है। इनके चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना, ध्रुव स्वामी पढ़ना और स्कंदगुप्त पढ़ना। लेकिन इन तीनों नाटकों में से सबसे पहले हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे। और आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग एक बार सिलसिलेवार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त नाटक पे चले जाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक से इनका प्रकाशन, वो जो चंद्रगुप्त नाटक था उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक का एक छोटा सा रूपक जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय के रूप में लिखा था, जिसका प्रकाशन 1912 में नागरी पाषाणी पत्रिका में हुआ था। तो नागरी पाषाणी पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी कल्याणी परिणय के नाम से, उसी का बाद में प्रवर्धित रूप ही चंद्रगुप्त नाटक है। बाद में यही बिंदु यहाँ है, कल्याणी परिणय नाटक का ही परिवर्धित रूप चंद्रगुप्त नाटक माना जाता है। 1917 ईस्वी में, कब, 1917 ईस्वी में विजेंद्र लाल राय की चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया था। राय के चंद्रगुप्त से प्रेरित होकर प्रसाद ने अपने इस नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है कि किनके नाटक की प्रेरणा से इन्होंने अपने नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा। तो विजेंद्र लाल राय के नाटक से। अगला है चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम मंचन काशी में सन 1933 में हुआ था। यह महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादातर संभावना, और एक बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम मंचन कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जो प्रथम मंचन कब हुआ था, 1933 ईस्वी में काशी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक की तुलना मुद्रा राक्षस से की है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रगुप्त नाटक की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाटक से की है, तो वह मुद्रा राक्षस नाटक से की है। कुछ विद्वानों ने प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा प्रदान की है। तो महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा प्रदान किस नाटक, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को कहा गया है, तो वह चंद्रगुप्त नाटक को कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त
के नाटक के कुछ महत्वपूर्ण पात्र, जो पात्र से अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि कौन पात्र किस नाटक के हैं, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। हम लोग नाटक पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे सारे पात्रों से एक दूसरे पात्रों का क्या रिश्ता है, नहीं है, इस चीज़ का हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के सभी पात्रों को याद रखना जरूरी है, तभी एक दूसरे से संबंध जोड़ पाएंगे। पहला है चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो यह मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक भी है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट है, नंद जो घनानंद, इनका पूरा नाम कहीं कहीं घनानंद मिलता, कहीं नंद मिलेगा। तो इस नाटक में जो जिक्र हुआ वो नंद के नाम से हुआ, जो मगध का सम्राट है। राक्षस जो मगध के अमात्य हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री होते हैं राजा के, जैसे राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें राजा का जो प्रधानमंत्री होता है उन्हें अमात्य कहा जाता है। तो राक्षस कौन है? मगध का अमात्य है। वररुचि जो कात्यायन एवं मगध का अमात्य है। शक्टार जो मगध का मंत्री है। आम्बिक गंधार का राजकुमार है। सिंहरण मालव गण्यमुख का कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, जिसे पोरस भी कहा गया। सिकंदर जो ग्रीक है, आक्रामक है, ग्रीक का राजा है जो आक्रमणकारी है। फिलिप्स जो सिकंदर का छत्रप है। छत्रप मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई प्रदेश, जैसे ये कोई प्रदेश है, हम इधर रहते हैं, कुछ दूसरे विदेश में रहते हैं, यहाँ से आए, हमने इसको पूरा जीत लिया, तो हमने जीत लिया तो यहाँ को अपने यहाँ का एक राजा या यहीं का किसी को भी एक यहाँ का राजा बना दिया। तो ये जो राजा हुआ वो इसके अंडर, मेन राजा महाराजा के अंडर में आएगा, यानी इनके अंदर, इनके में ये राज यही करेगा यहाँ, लेकिन ये इनके अंडर में रहेंगे, ये इनके अंडर में रहेंगे। तो ये मेन राजा ये हुआ, लेकिन इनको यहाँ छत्रप बना दिएगा। तो ये जो यहाँ राज कर रहे हैं इनके आदेशानुसार, तो यहाँ जो राज कर रहे हैं उन्हें छत्रप कहा जाता है। इस राजा के ये छत्रप हैं, ठीक है। तो वही हो गया। फिलिप्स क्या है? सिकंदर का छत्रप है। सिकंदर या मेन राजा यहाँ के सिकंदर हैं, लेकिन सिकंदर ने इस देश को जीत करके और यहाँ के राजा को फिलिप्स बना दिया, जो फिलिप्स यहाँ का छत्रप कहलाने लगा। अगला है मौर्य सेनापति, जो चंद्रगुप्त के पिता है। एनिसाक्रिटिस जो सिकंदर का सहचर है यानी दोस्त है। देवबल, नागदत्त, गण्यमुख, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। अगला जो है वह है साइबरटियस मेगास्थनीज। यवनदूत जो है गंधार नरेश जो आम्बिक के पिता हैं। अगला जो है वो सेल्यूकस है। सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति है। दंडयान जो एक तपस्वी, यह प्रश्न पूछा गया, दंडयान कौन है? एक तपस्वी है। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धनदत्त कौन है? पाटलिपुत्र का सारथवाह है। चंदन कौन है? धनदत्त का पार्षद है। आजीवक कौन है? एक साधु है। राजपुरुष, वैद्य, सैनिक, दास, दासियां, यह सब जो है पुरुष में महत्वपूर्ण पात्र हुए। अब हम लोग स्त्री में देखेंगे, तो स्त्री में कौन कौन है? अलका है जो तक्षशिला की राजकुमारी है। सुभाषिनी है जो सक्टार की कन्या है। उसके बाद कल्याणी है जो मगध की राजकुमारी है। नीला लीला, यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वहां से ये बहु कंफ्यूजन हो जाता है। नीला लीला क्या, जो नीला लीला वहां भी है, आपको देखने को मिलेगा। कल्याणी की सखी है। मालविका कौन है? सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया कौन है? सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी कौन है? चंद्रगुप्त की माता। एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली है। मणिमाल कौन है? धनदत्त की पत्नी है। माधवी कौन है? चंदन की पत्नी है। ये सब महत्वपूर्ण पात्र। अगर कोई पात्र इसमें से छूट गया होगा तो हम लोग नाटक देखने के दौरान उसमें जोड़ लेंगे। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु चंद्रगुप्त नाटक से देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक मुख्यतः 18 पुरुष 8 स्त्री पात्र हैं। कुल पुरुषों की संख्या कितनी? 18, और स्त्रियों की संख्या कितनी? 8। तो कुल पात्रों की संख्या कितनी होगी? 26, जिसमें से 18 पुरुष हैं, 8 स्त्री हैं। इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक? यह प्रश्न कई बार पूछा गया। 4 अंक है। पहला कितने? पहला में 11-10 दृश्य, दूसरा में 10, तीसरा में 9 और चौथे में 14 है। तो याद रखिएगा, पहला 10, पहला 11, दूसरा 10, तीसरा 9, चौथा 14।
कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 44 है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रसाद जी के इस नाटक में अन्य ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा ऐतिहासिकता का निर्वाह ज्यादा हुआ, यानी कि ऐतिहासिकता यानी इतिहास का सबसे ज्यादा इसमें समावेश किया गया है। किस नाटक में? तो चंद्रगुप्त नाटक में। प्रसाद के सभी नाटकों में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक यानी इतिहास का समावेश किसमें किया गया है? तो चंद्रगुप्त में किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा तक्षशिला, गंधार, सिंधु तट और मगध तक फैली हुई है। इसकी कथा सिकंदर के आक्रमण से, जो आक्रमण कब इन्होंने किया था? 327 ईसा पूर्व, सेल्यूकस के पराजय 309 ईस्वी तक घटनाओं को केंद्र में रखकर रची गई है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग अब देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक का शुरुआत चाणक्य के इस कथन से होती है। प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक का जो शुरुआत हुआ किस कथन से, और 3-4 कथन दे दिया जाएगा, तो वहां से भी अक्सर आजकल प्रश्न पूछने का तरीका ट्रेंड चला हुआ है। तो याद रखिएगा, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि तक्षशिला में तक्षशिला में जो थे वह वहीं रह के चाणक्य पहले अध्ययन किया करते थे। तो अध्ययन करने के बाद क्या हुआ कि बाद में जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तो इनके जो वहाँ के कुलपति थे, इनको गृहस्थ जीवन, यानी कि लोग पहले क्या होते थे, ब्रह्मचारी का पालन करते थे, कि जब तक वो 24 साल तक या कुछ वर्षों तक 4 कोर्स होता, जैसे हमारे यहाँ जैसे MA BA होता है, उस टाइम 4 वहाँ कोर्स हुआ करता, 4, अब चारों वो टर्म पढ़ ली, यानी कि अब विद्वान हो गए। तो ये चारों टर्म पूरा करने के बाद क्या होते थे कि आप अब जाकर के गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वैसे ही इनकी चारों टर्म पूरी हो चुकी थी, और यह अब जाकर के अब एक गुरु दक्षिणा के रूप में इनको कहा गया था कि आप 1 या 2 कुछ बच्चों को स्नातक करा दीजिए, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश साथ में आप कर सकते हैं। तो वही यह गृहस्थ जीवन को इसको प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई थी, क्योंकि इनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। अब इनको गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ कुछ बच्चों को स्नातक तक पढ़ाना था। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। अपनी शिक्षा पूरी कर चाणक्य वहां अध्यापन कार्य कर रहे हैं। चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य हैं। सिंहरण चंद्रगुप्त यहीं स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, देखिए एक संबंध यहाँ आ गया जो काफी महत्वपूर्ण है। सेल्यूकस की पुत्री कौन है? कार्नेलिया। और सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति है। तो और फिलिप्स कौन है? फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, और सेल्यूकस क्या है? सिकंदर का सेनापति है। तो पुत्र, और सेल्यूकस की ही पुत्री कौन है? कर्नेलिया भारत का शोभा सुंदरता का वर्णन नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में करती है। अगला बिंदु अब हम लोग देखेंगे। अगला बिंदु है चंद्रगुप्त के कहने पर सिंहासन चंद्रगुप्त और अलका नटों का रूप धारण करके, यह नाटक के बीच में आएगा, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ बीच में रख दिया कि नट का धारण कौन कौन करता है। तो सिंहासन चंद्रगुप्त और अलका नट का धारण करके पर्वतेश्वर यानी पोरस, पर्वतेश्वर यानी पोरस की सेना के शिविर में जाते हैं। नंद की हत्या हो जाने से, नंद की हत्या की जाती है। नंद की हत्या हो जाने से उसकी पुत्री कल्याणी, यानी नंद की पुत्री कौन है? कल्याणी है। कल्याणी पर पर्वतेश्वर बलपूर्वक अधिकार करना चाहता है, किंतु कल्याणी उसकी हत्या कर खुद भी मर जाती है। यानी कि एक और यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिला कि सबसे पहला है कि नंद की पुत्री कौन है? कल्याणी है, और सेल्यूकस की पुत्री कौन है? कार्नेलिया है। तो नंद की जो पुत्री है कल्याणी, वो किसकी हत्या करता है? पर्वतेश्वर अर्थात पोरस की हत्या कर देती है, और बाद में वह खुद आत्महत्या कर लेती है। तो इस नाटक में एकमात्र पात्र ऐसा है जिन्होंने आत्महत्या की है, वह कौन है? तो वह कल्याणी है। नाटक के तीसरे दृश्य में सिकंदर भारत का प्रस्थान करता है। सब लोग उससे सद्भाव पूर्वक विदा करते हैं, यानी भारत से वो चले जाते हैं सिकंदर तीसरे दृश्य में। तो उसको पूरे एकदम भावनाओं के साथ अच्छे आदर पूर्वक उसको विदा कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उसी समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध का राजा नंद, जिस अर्थात घनानंद के पतन का भी गाथा कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की भी गाथा है। यह नाटक क्या है? चाणक्य के क्या हुआ था एक बार कि विदेशी आक्रमण से भारत को बचाने के लिए चाणक्य क्या हुआ था, वह नंद के दरबार में गए हुए थे। नंद इसकी शिखा, जो एक
ब्राह्मणों के लिए एक कहा जाए कि एक शिक्षक के लिए, अगर एक कहा जाए एक आमत्य के लिए, एक विद्वान के लिए शिखा उसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। जिस शिखा को ही पकड़ के नंद के दरबार में घसीटते हुए चाणक्य को बाहर कर दिया गया था। बाद में चाणक्य ने वही कसम खाई थी कि नंद का मैं समूल नाश कर दूंगा। समूल मतलब कि पूरे वंश को मूल से नाश कर दूंगा, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और नए साम्राज्य की स्थापना करूंगा जो राष्ट्र हित में हो, देश के अखंड भारत के हित में हो। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भी कहानी कहता है। यह नाटक की विशेषताएं हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान और त्याग से सिद्ध राष्ट्र एकता की कहानी कहता है। यह बिंदु आप लोग याद रखिएगा, बार बार ऑप्शन देके पूछ दिया जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक को लेकर के विवाद है। अक्सर इसके नायकत्व को लेकर के हमेशा विवाद में होता। कोई कहते हैं कि इसके नाटक जो है चाणक्य है, कोई कहते हैं कि चंद्रगुप्त है। चलिए आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं।